नमस्कार दोस्तों। आइए हम विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दिन दोस्तों विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का हम लोग डिस्कशन करेंगे सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार को दोस्तों मेगा टेस्ट होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वीना एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें विजेता को दोस्तों पुरस्कृत किया जाएगा, प्रथम विजेता को। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ए बहुकोशिका कहते हैं, बी ऊतक कहते हैं, सी अंग कहते हैं, डी अंग तंत्र कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऊतक कहते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बिल्कुल सही है। ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है, तो एक कोशिका में कहाँ से होगा दोस्तों? बहुत सारे कोशिका मिलेंगे तब न ऊतक बनेगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, पादप भी बहुकोशिकीय है और जंतु भी बहुकोशिकीय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3, पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के ऊतकें एक दूसरे से बिल्कुल अलग कैसे होता है? तो दोस्तों पौधे, अब कह रहा है कि पौधे और जंतु के ऊतक भिन्न भिन्न कैसे होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पौधे में कोई गति नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करते हैं। सही बात है। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्र में ही सीमित होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है। बिल्कुल सही है। जंतु तथा पौधे की अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए मेयर ने, ऑप्शन बी लीवेनहॉक ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट कुक ने, ऑप्शन डी चार्ल्स मैन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मेयर ने। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है दोस्तों, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का डिस्कशन हम लोग प्रश्न संख्या 1 में कर चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी ऊतक, ऑप्शन सी बहुकोशिका, ऑप्शन डी कोशिकीय संरचना। आइए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाया जाता है। बिल्कुल सही है। कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं पाई जाती है। बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7, पादपों में विभाज्योतिकीय ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, ये मृत ऊतक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता प्रदान करते हैं। बिल्कुल गलत है। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन ऊतकों की कोशिकीय कोशिकाओं के विभाजन के कारण जो है पादपों में वृद्धि होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या दोस्तों 8। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में कौन सा एक
पौधे के विभाजोत्की ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है। विभाजोत्की ऊतक के संदर्भ में कौन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, इस ऊतक के कोशिकाओं में राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कथन जो दोस्तों गलत है। और सही क्या है? यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होता है, बिल्कुल सही है। इस कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक होता है, कहाँ होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए होता है, कि मोटाई में वृद्धि के लिए होता है, कि मृदुतक में वृद्धि के लिए होता है, या वलकुट में वृद्धि के लिए होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है दोस्तों? वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, लंबाई, मोटाई में वृद्धि, मृदुतक में वृद्धि, वलकुट में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लंबाई में वृद्धि। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 11। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभाजोत्की ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियन एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियन किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, शीर्षस्थ विभाजोत्की का, ऑप्शन बी, पार्श्व विभाजोत्की का, ऑप्शन सी, अंतर्वेशी विभाजोत्की का, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पार्श्व विभाजोत्की ऊतक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कॉर्टेस। बताइए कौन सा उत्तर होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कैम्बियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, वाहिनिका, ऑप्शन बी, परिरंभ, ऑप्शन सी, अंतर्वेशी विभाजोत्की, ऑप्शन डी, पार्श्व विभाजोत्की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पार्श्व विभाजोत्की। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे की अस्थायी ऊतक के कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। विभाजोत्की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है, बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 या 2 दोनों। एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है? फ्लोएम नहीं होता है, कि कैम्बियम नहीं होता है, कि जाइलम नहीं होता है, कि हार्मोन नहीं होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए एक बीजपत्री तने के पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और पादप शरीर बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष विभाजोत्की, ऑप्शन बी, पार्श्व विभाजोत्की, ऑप्शन सी, अंतर्वेशी, ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों, यानी शीर्ष और अंतर्वेशी दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाजोत्की द्वारा होता है? शीर्ष, की अंतर्वेशी, की पार्श्व? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व विभाजोत्की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 19। मृदु ऊतक यानी पैरेन्काइमा किस प्रकार का ऊतक है? ए, सरल ऊतक, बी, जटिल ऊतक, सी, विभाजोत्की ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जटिल ऊतक। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित में किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? ए, मृदु ऊतक में,
बी स्थूल कोण ऊतक में, सी दृढ़ ऊतक में, डी ए तथा बी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 21, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ए भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, बी पौधों को लचीलापन प्रदान करना, सी पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, डी हार्मोन का स्रावित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुतक यानी एरेनकाइमा किस पौधे में पाया जाता है? ए जीरोफाइट प्लांट में, बी हाइड्रोफाइट प्लांट में, सी मीसोफाइट प्लांट में, डी लिथोफाइट प्लांट में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट प्लांट में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 23, जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? वायुतक की, मृदुतक की, हरितुतक की, दृढ़ोतक की। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप दीजिएगा क्योंकि आप इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए काबिल हैं। जलोद्भिद यानी जल में तैरने वाला पौधा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 24, वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कोलेनकाइमा। ये सारी विशेषताएं, ये सारे गुणगान कोलेनकाइमा के बारे में हो रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? मृदुतक, बी स्थूल कोण, सी दृढ़ ऊतक, डी हरित ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी स्थूल कोण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है दोस्तों? शाकीय द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? मृदुतक है, हरितुतक है, स्थूल कोण ऊतक है या दृढ़ ऊतक है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्थूल कोण। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? ए मृदुतक, बी वायुतक, सी दृढ़ ऊतक, डी स्थूल कोण ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्थूल कोण ऊतक। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? ऑप्शन ए मृदुतक, ऑप्शन बी स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक, ऑप्शन डी विभाज्योतिकी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 29, पौधों के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायता को माना जाता है? मृदुतक की बहुतायता को माना जाता है कि सोतक की, दृढ़ोतक की या दारू और पोषवाह की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दृढ़ ऊतक। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में क्या कहता है दोस्तों? फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आप बताइएगा, प्रश्न का उत्तर पढ़ रहे हैं। उत्तर ए दृढ़ ऊतक, बी स्थूल कोण ऊतक, सी मृदुतक, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 32, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है? ए मृदुतक में, बी स्थूल कोण ऊतक में, सी दृढ़ ऊतक में, डी कॉर्क कोशिका में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी
कॉर्क कोशिका में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 33। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ए जाइलम से, बी फ्लोएम से, सी सम्मोहन कैम्बियम से, डी कॉर्क कैम्बियम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी कॉर्क कैम्बियम से। ये दोस्तों एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है, तो डी कॉर्क कैम्बियम से। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 34। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है दोस्तों? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ए साइकस से, बी सीड्रस देवदार से, सी क्वेकर्स सुबेर से, डी फाइकस से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्वेकर्स सुबेर से। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 35। मृदु उत्तक यानी पैरेनकाइमा की कोशिकाएं होती है कैसा होती है? गोलाकार होती है कि वर्गाकार होती है कि रेशे के समान होती है कि स्थूलकोणीय होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 36। दृढ़ कोशिकाएं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ये मृदुत्तक कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, इनकी भित्तियां में लिग्निन विद्यमान होती है, ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती हैं, या डी इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनकी सिरें नुकीली होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये मृदुत्तक कोशिकाओं से निर्मित होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? ए विभाज्योतिकी, बी मृदुत्तक, सी दृढ़ उत्तक तथा डी ए तथा सी दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए तथा सी दोनों। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 38। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं? ऑप्शन ए यह विद्युत रोधी तथा उष्मारोधी होती हैं, ऑप्शन बी इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 39। विलामेन की आवश्यकता होती है कहाँ होती है? पौधों में श्वसन के लिए, उत्तकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नमी के अवशोषण के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 40। किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? ए चूषण मूल में, बी श्वसनी मूल में, सी स्वांगीकरण मूल में, या डी अधिपादप मूल में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अधिपादप मूल में। अगला प्रश्न दोस्तों आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है? ए प्ररोह में, बी मूलों में, सी पत्तियों में, डी पुष्पों में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मूलों में। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 42। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? ए अधिचर्म, बी कॉर्टेक्स, सी परिरंभ और डी चाहे कुछ भी हो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अधिचर्म। कुछ भी नहीं दोस्तों। आइए देख ले आप लोग कहिए कि नहीं बता रहे मज्जा या पित्त काटने की वजह से तक उस समय नहीं बता पाए दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 42 का ए अधिचर्म। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 43। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? ए लिग्निन, बी क्यूटिकल, सी सुबेरिन, डी इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्यूटिकल। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 44।
त्वचाजन यानी डर्मेटोजेन ऊतक शीर्षस्थ विभाजोत्की से बना है। निम्नलिखित में से किससे विकसित होते हैं? ए बाह्य त्वचा से, बी कार्टेक्स से, सी संवहन मंडल से, डी मज्जा से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाह्य त्वचा से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक तंत्र पौधों के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई है। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जो होता है दोस्तों पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 46। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बाह्य त्वचा में, अध त्वचा में, अंत त्वचा में, परिरंभ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है दोस्तों? छोटा छोटा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहा जाता है? ए परिरंभ कहा जाता है, बी मज्जा कहा जाता है, सी कॉर्टेक्स कहा जाता है, डी कैम्बियन कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कॉर्टेक्स। आइए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 48। पौधे के अंतःत्वचा और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं दोस्तों? ए बाह्य त्वचा, बी कॉर्टेक्स, सी पीत, डी परिरंध्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। पीत और परिरंध्र दोनों एक ही साथ होता है दोस्तों, पीत और परिरंध्र। कैम्बियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है दोस्तों? ऑप्शन ए जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है, ऑप्शन बी यह एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे दोनों में पाए जाते हैं। प्रश्न जो है का उत्तर सही है, पहला गलत है, जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में नहीं रहता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? ए कॉर्टेक्स तथा परिरंभ, बी कॉर्टेक्स तथा मज्जा, सी कॉर्टेक्स मज्जा तथा परिरंभ, डी कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पीत किरण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कॉर्टेक्स परिरंभ मज्जा तथा पीत किरण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम आगे वीडियो बना सके दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।